प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम प्रश्नों की संख्या में देखेंगे तो आज हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे और 50 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से 20 प्रश्न तो हमारे संस्कृत के होंगे जो MP वर्ग 2 के इकाई 2 में होता है, और उसमें जो शिक्षण के प्रश्न हैं उसको भी आज हम लोग हल करेंगे। अगर आप MP का एग्ज़ाम देने वाले हैं, MP वर्ग 2 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा कि शिक्षण विधि का प्रश्न सही है, तो आगे भी इसी तरह का क्रमबद्ध जोड़ा जाएगा। उस मित्र कमेंट किए थे कि MP वर्ग 2 में साहित्य और व्याकरण दोनों की वीडियो डालें, तो आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। MP वर्ग 2 के नाम से ही वीडियो पड़ी है, जिसमें साहित्य और व्याकरण दोनों उसमें है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। और आज हम मात्र 50 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें व्याकरण भी होगा, साहित्य भी होगा और शिक्षण विधि भी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियो को आपके तक पहुंचाते रहेंगे। वैसे निरंतर आपका पेपर होने तक हम प्रतिदिन आपको इसी तरह अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र करवाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 101 में, और इसके पूर्व जो 100 प्रश्न हैं उनकी वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। इसी चैनल पे हम लोगों ने डाला है प्रश्न नंबर 31 से लेकर 100 तक, मैक्सिमम 70 प्रश्नों को। आज उसके आगे चलते हैं, और आज जब चलेंगे तो इसमें से 20 प्रश्न के बाद हम लोग शिक्षण विधि के भी प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि मृच्छकटिकम नाटक के प्रथम अंग का नाम है। तो मृच्छकटिकम नाटक जो है वह भास के चारुदत्त नाटक पर आधारित है। मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक हैं और यह प्रकरण है और इसमें अंकों में यह बटा हुआ है। तो प्रथम अंक का नाम पूछ रहा है। तो कह रहे हैं कि मृच्छकटिकम नाटक के प्रथम अंक का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अलंकार न्याय है, बी कह रहा है संधि विच्छेद है, सी कह रहा है मदनिका सार्वलिक है और डी कह रहा है दुर्दीन है। तो मृच्छकटिकम नाटक के प्रथम अंक का नाम अलंकार न्याय होता है। प्रश्न नंबर 101 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 102। तो प्रश्न नंबर 102 में पूछा है कि शिक्षा वेद पुरुषस्य किम उच्यते। शिक्षा वेद पुरुष का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मुखम कहा जाता है, बी चसु कहा जाता है, सी घ्राणम कहा जाता है और डी श्रोतम कहा जाता है। चूंकि वेद पुरुष के 6 अंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 अंग दिया है कि मुंह कहा जाता है, कि आँख कहा जाता है, कि नाक कहा जाता है, कि कान कहा जाता है। तो हम देखेंगे तो शिक्षा वेद पुरुष का क्या होता है। तो पाणिनीय शिक्षा में एक श्लोक है जिसमें बताया जाता है कि छंदः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो पठ्यते ज्योतिषामानयन चसु निरुक्तम श्रोतमुच्यते। अर्थात शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगधि इत्येव ब्रह्मलोके मह्यते। तो यहाँ पे वेद पुरुष का शिक्षा क्या होता है। तो शिक्षा घ्राण होता है। घ्राण मतलब होता है नाक है। तो नाक जो होती है वह शिक्षा वेद पुरुष की घ्राण होती है, उसे शिक्षा का वेद पुरुष का क्या कहा जाता है। तो नाक का थी घ्रामण, घ्राणम क्या है ना, घ्राणम है। तो प्रश्न नंबर 102 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 103। तो प्रश्न नंबर 103 में कह रहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृथः कस्विदः धनम इतेतद ईशोपनिषद सुक्तिवाक्यम कुत्र अस्ति। ऑप्शन ए कह रहा है कठोपनिषदि, बी कह रहा है ईशोपनिषदि, सी कह रहा है केनोपनिषदि और डी कह रहा है बृहद आरण्यकोपनिषदि। तो प्रश्न नंबर 103 और प्रश्न नंबर 103 में देखें तो यह बताया जाता है कि विश्व में जो कुछ भी चर अचर वस्तु है वह सब ईश्वर से आच्छादित है और उसका त्याग पूर्वक उपयोग करो और किसी दूसरे के धन का लोभ न करो अथवा उस ईश्वर के द्वारा दिए ही पदार्थों के भोग को संपन्न करो। तो प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा बी सही हो जाता है कि यह ईशोपनिषद से है। कहाँ है, ईशोपनिषद से। तो प्रश्न नंबर 103 का विकल्प हमारा बी सही है।
अब हम प्रश्न नंबर 104 देखें तो कह रहा है कि अपि ग्रावः रोदित्यपि हलति वज्रस्य हृदयम सुक्ति उद्धृत है। प्रश्न नंबर 104 और देखिए साहित्य से प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन कह रहा है कि उत्तरामचरित से है, कि मुद्रा राक्षस से है, कि रत्नावली से है, कि 10 कुमार चरितम से है। तो रत्नावली किसकी रचना है? श्री हर्ष जी की रचना है। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो यह डांडी कवि की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। उत्तराम चरितम वो भवभूति की रचना है, महाकवि भवभूति है, उनकी रचना है उत्तराम चरितम। तो प्रश्न नंबर 104 में कहा है कि अपि ग्रावा रोदित्यपि हलति वज्रस्य हृदयम सुक्ति उद्धृत है, तो उत्तराम चरितम से ही है। किससे? उत्तराम चरितम से। प्रश्न नंबर 104 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 105, तो 105 में कह रहा है अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। क्या कौन सा रूप होगा? तो असी होगा, कि अस होगा, कि असी भी होगा, कि आशा होगा। तो प्रश्न नंबर 105 में देखें तो अस धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का रूप असी होता है। क्या होता है? असी होता है। प्रश्न नंबर 105 विकल्प हमारा ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 106, तो प्रश्न नंबर 106 में कह रहा है कि हरिम भजती, हरि पद में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रथमा विभक्ति है, कि द्वितीय विभक्ति है, कि तृतीय विभक्ति है, कि चतुर्थी विभक्ति है। तो प्रश्न नंबर 106 में देखें तो कह रहा हरिम भजती, हरिम भजती। तो हरि पद में कौन सी है? तो प्रथमा तृतीय नहीं है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि पहले ही लिखा है कि हरिम भजती। प्रश्न नंबर 106 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 107 और 107 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चर धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। जो चर धातु है उसमें लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है। तो कह रहा है कि अचोरयाम, अचोरयत, चोरयत, आचोर्यास्त। प्रश्न नंबर 107 और इसमें देखें तो लंग लकार में हमको बताना है, तो अचोर्याम नहीं होगा, मध्यम पुरुष पूछ रहा है और बहुवचन में बनता है रूप हमारा का अचोरयत। कौन सा रूप बनता है? अचोरयत। प्रश्न नंबर 107 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 108 और प्रश्न नंबर 108 में कह रहा है कि स्वकीय, परकीय तथा साधारण नाट्य शास्त्र में कितने भेद हैं? स्वकीय, परकीय तथा साधारण नाट्य शास्त्र में कितने भेद हैं? तो कितने भेद नहीं, किसके भेद हैं। पढ़ी गलत है, लिखा है सही, किसके भेद हैं। तो विदूषक के हैं, कि सूत्रधार के हैं, कि नायक के हैं, कि नायिका के हैं। तो स्वकीय, परकीय और साधारण यह जो होता है भेद नाट्य शास्त्र में, यह नायिका होती हैं। नायिका का ही भेद होता है। स्वकीय नायिका होती हैं, परकीय नायिका होती हैं। प्रश्न नंबर 108 में यह हमारा विकल्प डी सही होता है, नायिका का। अगर नायक का होता है तो यहाँ पे धीरोदात्त होता है, धीरोदत्त होता है, धीर ललित होता है, धीर प्रशांत होता है। यह 4 प्रकार का कोट तो नायक के लिए होता है, लेकिन नायिका जो होती है उनके लिए स्वकीय, परकीय तथा साधारण। तो प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 109, तो प्रश्न नंबर 109 कह रहा है कि गंतुम शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? लेप प्रत्यय के, तुमुन प्रत्यय के, तव्यत प्रत्यय के, कि यत प्रत्यय से। तो गंतुम शब्द को देखना है और गंतुम शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है यही पूछ रहा है। तो गंतुम, तुम इसी तरह आ रहा है गंतुम, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 109 विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 110 की, तो प्रश्न नंबर 110 कह रहा है कि पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए दुराद आगत, अच्छ, सौंडह, भूत, बलि और राजपुरुष। तो राजपुरुष तो षष्ठी में आता है, पंचमी तत्पुरुष का पूछ रहा है। तो पंचमी तत्पुरुष को हम देखेंगे तो इसमें कौन सा होगा? तो भूत बलि भी नहीं होगा, अच्छ सौंडन या दुराद होगा। का दूरादागत लिखा ना, तो दूरद आगत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 111 देखें, तो प्रश्न नंबर 111 कह रहा है कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस लकार में किया जाता है? ऑप्शन ए लट लकार में, बी लोट लकार में, सी विधिलिंग में और डी कह रहा है लिट लकार में। तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग हमेशा विधिलिंग में किया जाता है, चाहिए के अर्थ में जो होता है उसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 111 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 112 कह रहा है दुष्यंत शिकार खेलने के क्रम में किस ऋषि के आश्रम में गए थे? कौरव ऋषि के आश्रम में, वशिष्ठ के आश्रम में, भृंग ऋषि के आश्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो दुष्यंत शिकार खेलने के लिए कौरव ऋषि के आश्रम में गए थे। उनके क्या करा क्रम में, किस ऋषि के आश्रम में? तो कौरव ऋषि के आश्रम में शिकार खेलने जाते हैं और यह हिरण का पीछा करते जाते हैं। वही पर वैखानस कहता है कि हे राजन, इस हिरण को मत मारो क्योंकि यह आश्रम के हिरण है और इनका आश्रम प्रवेश पहला अंक का नाम ही होता है। अभिज्ञान शाकुंतल का पहले अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। तो आश्रम प्रवेश करते हैं, फिर आश्रम निवेश करते हैं इत्यादि 7 अंकों में विभक्त है अभिज्ञान शाकुंतल। महाकवि कालिदास जी की रचना है। तो प्रश्न नंबर 112 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 113। तो प्रश्न नंबर 113 कह रहा है यतश्च निर्धारण सूत्र का निर्धारित करता है। तो यतश्च निर्धारण सूत्र यही करता है कि बहुत लोगों में से एक को निर्धारित करने के लिए लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है सूर्य उदते कमल प्रकाशते कविना कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ पिता पुत्रे सिन्हति मृगो वार्गे चिप्पति। तो प्रश्न नंबर 113 में देखा जाए तो विकल्प हमारा बहुत ज़्यादा तो पूछे जाने वाला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा यह महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी है। कविना कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा बी सही होगा कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अब हम देखें प्रश्न नंबर 114। तो 114 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दुखा अतीत का विग्रह पद होगा। ऑप्शन ए दुखम अतीत होगा, सी दुखे नहीं, यही भी नहीं करेगा, दुखात नहीं होगा, दुखे नहीं है, दुखम अतीत ही होता है। क्या होता है? दुखम अतीत। प्रश्न नंबर 114 विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 115 देखें तो कह रहा है दृश्य के साथ सत्र प्रत्यय लगा तो पश्यन बनता है। प्रश्न नंबर 115 में विकल्प हमारा ए सही है, दृश्यन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 115 में देखें तो जब दृश्य धातु के साथ सत्र प्रत्यय का शुद्ध रूप पश्यन हो जाता है। तो हम प्रश्न नंबर 116 देखें तो प्रश्न नंबर 116 कह रहा है एतत् शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप होगा। तो एक वचन का रूप हमें देखना है। तो कह रहे हैं एतत् श्याम, डबल स नहीं होता है, एतासु भी नहीं होता है, यहाँ पे एता श्याम हो जाएगा, एतत् श्याम। प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 117 देखें तो प्रश्न नंबर 117 कह रहा है कि मेघदूतम का आधार ग्रंथ है। बृहत कथा है कि पद्म पुराण है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण है कि इतिहास प्रसिद्ध है। तो मेघदूत महाकवि कालिदास जी की रचना है और यह खंड काव्य कहा जाता है। 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और इसका उपजीव्य माना जाता है ब्रह्मवैवर्त पुराण को। अर्थात मेघदूत का आधार ग्रंथ जो है वह ब्रह्मवैवर्त पुराण है। चूंकि महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत में किसी यक्ष का नाम नहीं लिया है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेमाली होता है और छड़ी का नाम विशालाक्षी होता है। प्रश्न नंबर 117 विकल्प हमारा सी सही होता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण। अब देखिए प्रश्न नंबर 118। तो कह रहा है कि वर्धमान एवं शक्तिमान में कौन में प्रकृत प्रत्यय है। प्रकृत प्रत्यय का अर्थ में प्रत्यय कौन सा लगता है? तो इसमें सानच प्रत्यय ही लगता है। मान मान 2 जगह आता है तो सानच प्रत्यय में हम सब लोग पढ़े हुए हैं कि जो सानच प्रत्यय होता है उसमें स का हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है। च का माफ कीजिएगा, च अंतिम वर्ड जो च है तो इसका लोप हो जाता है, और जो स होता है तो लसक और तद्वितीय सूत्र से इसका लोप हो जाता है। जब स और च का या जब लोप हो जाता है तो यहाँ पे आन शेष बचता है। तो यहीं पे देखिए वर्धमान, तान, शक्तिमान, मान, तो ऐसे में आन जुट गया है। तो प्रश्न नंबर 118 में विकल्प हमारा ए ही सही होगा, है कि ए में ही दिया है कि वर्ध के साथ सानच प्रत्यय और शक्ति के साथ सानच प्रत्यय। अब वृद्ध नहीं है, वर्ध के साथ ही लगा मतुप है, ये नहीं, सानच मतुप दे दिया है, मतुप सानच। यह सब विकल्प गलत है। ऑप्शन 118 में ऑप्शन ए सही है, वर्ध के साथ भी सानच प्रत्यय लगा हुआ है, शक्ति के साथ भी सानच प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 118 विकल्प हमारा ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 119 की। तो प्रश्न नंबर 119 में कह रहा है कि क्रिय धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ऑप्शन ए अकर्वम है, अकरोति है, सी कह रहा है अकरिष्यति है, और कह रहा है करवाणी है। तो प्रश्न नंबर 119 में देखें तो यह लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में करवाणी बनता है। क्या बनता है? करवाणी। प्रश्न नंबर 119 का विकल्प हमारा डी सही है। हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 कहता है कि क्रिय धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होता है। तो क्रिया धातु जब लोट लकार में पूछेगा तो ऑप्शन ए कर रहा अकवरम, अकवरम नहीं होता, यह करवाड़ी होता ही है। प्रश्न नंबर 119 का विकल्प हमारा डी सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 120। तो प्रश्न नंबर 120 में कह रहा है गुणना में प्रयुक्त विभक्ति है। गुणना में कौन सी विभक्ति होती है? गुणना की तृतीया विभक्ति होती है। गुणना में कौन सी विभक्ति होती है? तो गुणना की तृतीया विभक्ति होती है, पंचमी षष्ठी द्वितीया नहीं। प्रश्न नंबर 120 का
यह ऑप्शन हमारा ए सही होता है। मित्रों, अब यहाँ से 20 प्रश्न के बाद अब 121 प्रश्नों से शिक्षण शुरू होता है। अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं और एमपी के हमारे मित्र हैं, भाई बहन जो भी हैं, अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसी श्रेणी से वीडियो चाहिए, तो हम शिक्षण का भी ज्वाइंट संस्कृत प्लस शिक्षण दोनों वीडियो आपके तहत हम पहुंचाते रहेंगे। तो आइए अब शिक्षण के वीडियो को देखते हैं। प्रश्न नंबर 121 और इसमें कह रहा है छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकन भवेत्। ऑप्शन ए आंतरिक मूल्यांकन, बी बाह्य मूल्यांकन, सी सतत मूल्यांकन और डी कह रहा है परीक्षाया। जो छात्र होते हैं उनके दैनिक कार्यों का तथा सभी परीक्षाओं के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, तो सतत मूल्यांकन होता है। उसका मूल्यांकन कैसे होता है, सतत मूल्यांकन होता है। प्रश्न नंबर 121 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 122 देखें तो प्रश्न नंबर 122 कह रहा है कि अधोक्ता विधय काठिन्य निवारण विधय इति नामना प्रसिद्धा। ऑप्शन ए उद्बोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, एते त्रय विधि। तो देखिए बताया जाता है कि एते त्रय विधि इसमें होता है। काहे कि काठिन्य निवारण विधय में ये तीनों विधियां प्रसिद्ध होती है। उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि तथा स्पष्टीकरण विधि, यह तीनों गतिविधियां होती हैं, तो तीनों उपयुक्त होती हैं। तो प्रश्न नंबर 122 में विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। अगर कोई कठिन कार्य मानो जैसे पढ़ने पढ़ाने में अगर कोई समस्या आती है तो इसमें से तीनों विधियों से उसका स्पष्टीकरण कहा जाता है। उद्बोध विधि भी है, प्रवचन विधि भी है और स्पष्टीकरण विधि भी है। तो इसमें पूछ रहा है प्रसिद्धता, इसमें प्रसिद्ध को, तो तीनों प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 122 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 123। तो प्रश्न नंबर 123 कह रहा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन सुनना पढ़ना, बी सुनना बोलना, सी बोलना लिखना और डी पढ़ना लिखना। तो जो भाषा को अभिव्यक्त करने का कौशल कौन सा होता है वही इसमें पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो क्या क्या होता है, तो मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति का सहज और सरलतम माध्यम है। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वही लिपिबद्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सुनना पढ़ना, तो ये भाषा कहाँ हो गया, यहाँ पे भाषा की अभिव्यक्ता कहाँ हुई, सुनना बोलना नहीं, बोलना और लिखना। कैसे अपनी भाषा को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो बोल कर भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं और लिपिबद्ध तरीके से भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 123 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 124। तो प्रश्न नंबर 124 कह रहा है कि सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदा भवन्ति। प्रश्न नंबर 54 में देखा जाए तो अनुवाद सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुवाद सामान्यतः कितने, तो हम देखें तो इसमें विकल्प दिया है चत्वारः, बी त्रय, सी पंच और डी कह रहा है सप्तः। तो प्रश्न नंबर 124 में विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। त्रय 3 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो अक्षरांश अनुवाद होता है, छाया अनुवाद, भावानुवाद, मर्मानुवाद और तीसरा होता है तथ्यानुवाद। तो अनुवाद जो होता है मातृभाषा से संस्कृत तथा संस्कृत भाषा से मातृभाषा में हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 124 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 125 और प्रश्न नंबर 125 कह रहा है कि लेखन कौशल की विधि नहीं है। ऑप्शन ए दृष्ट लेखन विधि, पद पद्धति, श्रुत लेखा विधि, अक्षरा अनुकरण विधि। तो अक्षर अनुकरण विधि, श्रुत लेखा विधि, तो इसमें से कौन लेखन कौशल की विधि नहीं है, तो दृष्ट लेखन देखकर भी आप लिख सकते हैं, सुनकर भी लिख सकते हैं, अक्षर भी लिख सकते हैं। पद पद्धति नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है, पद पद्धति। तो लेखन कौशल की विधि पद पद्धति नहीं होती है। प्रश्न नंबर 125 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 126। तो 126 में कह रहा है कि भाषा कौशल के 4 सोपानों का क्रम है। तो भाषा कौशल के 4 सोपानों का क्रम कौन है, ऑप्शन ए श्रवण, पठन, लेखन, भाषण।
बी करा श्रवण लेखन पठन भाषण, सी करा श्रवण भाषण पठन लेखन और डी करा है भाषण श्रवण पठन लेखन। तो आप भाषा कौशल को देखेंगे तो सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तब बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ करें श्रवण, पहले सुनेंगे तो लिखेंगे तो पढ़ेंगे तब भाषण देंगे, गलत बोलना। यहाँ पे श्रवण, पहले आप सुनेंगे, भाषण फिर आप बोलेंगे, फिर आप पढ़ेंगे तब जाके, अतः विकल्प हमारा यही सही हो जाता है। प्रश्न 126 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 127 और प्रश्न नंबर 127 में कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा यह उद्देश्यम अस्ति। आधुनिक शिक्षा जो वर्तमान शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? ए कुशल नागरिकाणाम निर्माणम, बी अध्ययनशीलोत्पादनम, सी कर है आज्ञाकारिता प्रदानम और डी कर है धनार्जनत, धन अर्जन के लिए विद्या नहीं है, अध्ययनशील के लिए नहीं है। जो आधुनिक शिक्षा का जो कार्य चल रहा है वह कुशल नागरिकों का निर्माण करने के उद्देश्य से होता है। तो प्रश्न नंबर 127 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 128। तो प्रश्न नंबर 128 में कह रहा है कि पठन कौशल की विधियां हैं। पठन कौशल की विधि पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए अक्षर बोध विधि होती है, बी देखो और कहो विधि, सी श्रुत लेख विधि और डी करा है ध्वनि समय विधि। तो प्रश्न नंबर 128 में देखें तो इसमें पठन कौशल आप पहले सुनेंगे, लिखेंगे, देखेंगे तो वही सब होता है। तो अक्षर बोध विधि नहीं होगा। पठन कौशल की विधियां जो होती हैं वह श्रुत लेख विधियां होती हैं। प्रश्न नंबर 128 में विकल्प हमारा सी सही होता है। कहें कि श्रुतलेख भाषा श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है और यह मौखिक कौशल को विकसित करने का भी साधन होता है। तो प्रश्न नंबर 128 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 129 और 129 में कह रहा है कि लेखन शिक्षण की विधियां हैं। ऑप्शन ए कह रहा है देखो और कहो विधि है, बी कह रहा है कि वाक्य विधि है और सी कह रहा है कि अनुकरण विधि है और डी कह रहा है स्वतंत्र अनुकरण विधि है। तो प्रश्न नंबर 129 में देखें लेखन शिक्षण की विधियां। तो जरा सोचें, लेखन शिक्षण की जो विधि है तो आप स्वतंत्र रहेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बालक जो है, बच्चा है, पढ़ता है, लिखता है तो कुछ भी लिख सकता है। जैसे हम लोग जाते हैं प्राइमरी में तो पहले कौवा बनाते हैं, डंडा बनाते हैं, अंडा बनाते हैं, ऐसे हम लोग क बनाना सीखते हैं। तो ये कह रहा है लेखन शिक्षण की विधि देखो और कहो विधि गलत है, वाक्य विधि है गलत है, अनुकरण नहीं स्वतंत्र अनुकरण विधि। आप स्वतंत्र, बालक स्वतंत्र है और बालक जब स्वतंत्र है तो बालक अपने शिक्षा का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि में शिक्षण बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ करता है। इस विधि के अनुसार बालक शिक्षण के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीख जाता है। तो प्रश्न नंबर 139 माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 129 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 130। तो प्रश्न नंबर 130 में कह रहा है कि पढ़ना कौशल में ... सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पढ़ने का जो कौशल होता है उसमें सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उच्चारण की शुद्धता, बी कह रहा है कि अर्थ ग्रहण करना, सी कह रहा है लिपि चिन्हों की जानकारी और डी कह रहा है द्रुत गति से बढ़ना। तो प्रश्न नंबर हम देखें 130 में तो पढ़ने का कौशल जो होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो निम्नलिखित भाषा में ध्वन्यात्मक पाठ को मौखिक पठन कहते हैं और बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ने को ही पठन नहीं कहा जाता। बिना अर्थ जो ग्रहण करें और आप कुछ भी पढ़ते रहें, कुछ भी बोलते रहें, उसका कोनो अर्थ ही नहीं मालूम हो तो उसका कोनो मतलब नहीं है। उच्चारण की शुद्धता जरूरी है, लिपि चिन्हों की जानकारी, द्रुत गति से बढ़ना, अर्थ ग्रहण करना जो है वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 130 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि पठन कौशल में अर्थ ग्रहण हो, जो आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ आप समझे, उसका महत्व समझे, वही श्रेष्ठ होता है। तो प्रश्न नंबर 130 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 131 को देखें। प्रश्न नंबर 131 कह रहा है कि नाटक शिक्षणस्य आदर्श नाट्य विद्या अनुसारेण
ऑप्शन ए अध्यापकः वाण्याः माध्यमेन एक प्राकेण अभिनयः करोति। बी कह रहा है प्रश्ने अध्यापकः पात्राणां चरित्रं पाठगतः भावनां च विश्लेषणं करोति। सी रंगमंचे नाटकं विधिपूर्वकम् अभिनीत क्रियते। और डी कह रहा है कक्षायां यो छात्रे नाटकस्य अभिनय क्रियते। तो प्रश्न नंबर 131 में पूछ रहा है कि नाटक शिक्षण की आदर्श नाट्य विधि कौन सी है। तो इसमें हम देखेंगे इसमें से सबके लिए आदर्श विधि कौन सी है। तो यह अध्यापकः वाण्याः माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनय करोति। प्रश्न नंबर 131 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 132। तो 132 में कह रहा है कि कस्याम विधो उदाहरणे नियमं प्रति शिक्षण सूत्रस्य अनुसरणं क्रियते। ए संभाषण विधो, बी आगमन विधो, सी पाठ्यपुस्तक विधो और डी कह रहा है निगमन विधो। तो प्रश्न नंबर 132 में हम देखें तो इसमें हमारा विकल्प बी सही होता है आगमन विधो। कौन सा? आगमन विधो। और काहे होता है तो बताया जाता है कि नियम जो इसका होता है तो उदाहरण के लिए नियम की ओर अज्ञात अज्ञात प्रति अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर और स्थूल सूक्ष्म प्रति अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की ओर इत्यादि जो होता है आगम विधि कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 132 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 133। तो 133 में कह रहा है कि मानवस्य प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठानम। ऑप्शन ए प्राथमिक विद्यालय, बी कह रहा है परिवार, सी माध्यमिक विद्यालय और डी महाविद्यालय। तो पूछ रहा है कि मानव जो होते हैं जैसे हम लोग हैं तो मानव का प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान परिवार होता है, न कि प्राथमिक विद्यालय होता है, न माध्यमिक विद्यालय होता है, न महाविद्यालय। अगर बालक जन्म लेता है तो सर्वप्रथम अपने परिवार से ही सीख कर जाता है और जब परिवार से सीख कर जाता है तब वहाँ पर अर्थात जो प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो यहाँ पर वह कोरा कागज या कोरा स्लेट नहीं होता है, वह कुछ न कुछ जानता है। तो मानव का प्रथम शिक्षा का है प्रतिष्ठान परिवार को माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 133 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 134 और 134 में कह रहा है कि शिक्षा अनिवार्य भवति। शिक्षा अनिवार्य है काहे भैया? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सर्वांगीण विकास, सही है। बी राष्ट्रीय प्रगति, यह भी सही है। सी संस्कृत उत्थानाय अर्थात तो जो आपका सर्वांगीण विकास भी करता है शिक्षा से, राष्ट्र का भी विकास होता है और आपकी संस्कृति का भी विकास होता है। तो कह रहा है डी ऑप्शन कह रहे हैं एतेभ्य सर्वेभ्य अर्थात शिक्षा अनिवार्य भौतिक ये तीनों के लिए तीनों कार्य है अनिवार्य रूप से। तो प्रश्न नंबर 134 का विकल्प हमारा डी सही होता है एतेभ्य सर्वेभ्य। प्रश्न नंबर 34 विकल्प हमारा डी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 135 की। तो 135 में कह रहा है कि मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणोच उद्देश्यम अस्ति। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदानम, बी कह रहा है यज्ञ संप्रदानम, सी कह रहा है भारतीय संस्कृति प्रचार और डी कह रहा है संस्कृत साहित्य रक्षणम। तो हम देखें प्रश्न नंबर 135 में तो इसमें मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा में व्यवहारिक दक्षता प्रदान की जाए और प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा का परिचय प्राप्त कराना तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संभाषण कराना। तो प्रश्न नंबर 135 में हम देखें तो संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदानम करोत हो जाए, जो दक्षता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 135 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 136 और 136 में कह रहा है कि श्यामपट लेखन कौशल्य घटकः नास्ति। ऑप्शन ए शब्दानां मध्ये समुचितम स्थानम, सही है। पंक्ति नाम मध्ये समुचितम स्थानम, ये भी सही है। सी कह रहा है अक्षराणाम उपयुक्तम आकार, यह भी सही है। और डी कह रहा है रुचिकर युक्ति नाम, यही गलत है। प्रश्न नंबर 138 में यहाँ पे देखिए नास्ति लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 136 का विकल्प हमारा डी सही हो जाता है रुचिकर युक्ता नाम प्रयोग।
प्रश्न नंबर 136 का विकल्प हमारा डी सही है, जो गलत है वही सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 137 की, तो 137 में कह रहा है कि निम्नांकितेषु पाठ्य पाठ योजनाया पदम नास्ति। ऑप्शन ए मौन वाचनम, बी अनुकरण वाचनम, सी आदर्श वाचनम और डी कह रहा है संवेत वाचनम। तो प्रश्न नंबर 137 में देखें तो इसमें कौन सा सही होता है, तो पद पाठ योजना के अंतर्गत जो आदर्श वाचन होता है, अनुवाचन होता है, अनुकरण होता है, सस्वर वाचन तथा समेत वाचन किया जाता है, जबकि मौन वाचन का पाठ योजना में नहीं किया, पाठ योजना में किया जाता है। जो पाठ होता है उसका मौन वाचन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है पद पाठ्य योजना, इसके अंतर्गत हमको बताना है। तो मौन पाठ्य किया जाता है किसमें, तो अनुकरण और अनुवाचन, आदर्श वाचन, सस्वर वाचन और समेत वाचन के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 137 में विकल्प हमारा ए सही होता है, मौन वाचनम। अब देखिए प्रश्न नंबर 138। अब हम देखें प्रश्न नंबर 138 और 138 कह रहा है कि नाटक शिक्षणस्य श्रेष्ठ विधि। ऑप्शन ए व्याख्या विधि, बी रंगमंचाः अभिनय विधि, सी कक्षा अभिनय विधि, सी समयाः विधि। तो प्रश्न नंबर 138 में इसमें सबसे अच्छा विकल्प देखना है कि नाटक शिक्षण है श्रेष्ठ विधि कौन सा है, तो समयावयक विधि है, समयाव विधि, अर्थात यह सब लोग उत्तम है, सब विधि सही है। प्रश्न नंबर 138 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 139, तो 139 में कह रहा है कि लेखन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए कह रहा है श्रुत्वाग्रहणम, बी मौखिक अभिव्यक्ति, सी पठित्वाग्रहणम और डी कह रहा है लिखिता अभिव्यक्ति, लिखिता अभिव्यक्ति। तो 139 है, तो लेखन किससे जुड़ा है, लिखने से जुड़ा है। तो लेखन कौशल उद्देश्य क्या है, लिखने का, लिखिता अभिव्यक्ति यानी लिखित अभिव्यक्ति को यह बताता है। जो लिख कर नोट करके बताता है वही लिखित अभिव्यक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 139 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 140, तो 140 कह रहा है कि वैध विश्वसनीय च कानि प्रश्नानि सन्ति। ऑप्शन ए लघु उत्तरार्थ प्रश्नानि, बी निबंधात्मक प्रश्नानि, सी अति लघु उत्तर प्रश्नानि और डी कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नानि। तो वैध में पूछा हुआ है कि जैसे विशिष्ट जो प्रश्न आते हैं जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, इसमें कौन सा सही होता है। तो यहाँ पे जब वैध विश्वसनीय जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से निश्चित स्तर से यह बहुत ही अच्छा प्रश्नों को समूहित किया जाता है और इस परीक्षा को निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय, वैध, व्यापक तथा व्यवहारिक माना जाता है। इस परीक्षा में अल्प समय में छात्र प्रशिक्षण किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नानि। प्रश्न नंबर 144 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर माफ 144 का 140, प्रश्न नंबर 140 विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 141 और 141 में कह रहा है कि छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च कई प्रश्ने परीक्ष्यन्ते। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्ने, बी निबंधात्मक प्रश्न, सी लघु उत्तरात्मक प्रश्न और डी कह रहा है कि अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 141 में देखें कि इस तरह के प्रश्नों के द्वारा छात्रों की अभिव्यक्ति, सुलेख क्षमता और लेखन शैली का मूल्यांकन किया जाता है। किस तरह के होने चाहिए, तो अगर उसका देखना है कि छात्र सुलेख लेखन शैली की अभिव्यक्ति कैसे, तो निबंधनात्मक प्रश्न होने चाहिए जिसमें आप देख सकते हैं। और इस तरह के प्रश्नों में निबंध सार, व्याख्या, तुलना, आलोचना, गुणात्मक आदि संबंधित विषय समाहित होते हैं। तो प्रश्न नंबर 141 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 142। 142 कह रहा है कि साहित्यक प्रकाशना व्याकरणात्मक प्रश्न भवन्ति अत्र क्रमशः। ऑप्शन ए दंडान्य, खंडावन्य,
खंडान्यो दंडावन्य समीक्षा दांडन्यो और डी कर है आकांक्षा समीक्षयो हो। तो प्रश्न नंबर 142 में विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? तो विकल्प हमारा बी सही होगा, खंडान दंडवान्यो। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ प्रश्न व्याकरण पर आधारित न होकर श्लोक विषय या साहित्य पर आधारित होते हैं। जो खंडान्वय विधि होती है तो वह व्याकरण नहीं होते, उसमें श्लोक होता है, और दंडान्वय विधि होती है तो इस विधि में व्याकरणात्मक प्रश्नों के माध्यम से श्लोक तथा अन्वय करने का प्रयास किया जाता है। अतः साहित्य प्रश्न खंडान्वय विधि तथा व्याकरणात्मक प्रश्न दंडान्वय विधि पर आधारित होते हैं। तो प्रश्न नंबर 142 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 143। तो 143 में कह रहा है कि बलाघातः इति कदा प्रयुक्तो दृश्यते। ऑप्शन ए गहन पठते, बी मौखिक अभिव्यक्तित्वाम, सी लिखित्वा अभिव्यक्तित्वाम और डी कह रहा है मौन पठने। तो प्रश्न नंबर 143 में विकल्प हमारा बी सही होगा, मौखिका अभिव्यक्तित्वाम। अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति के समय ध्यान रखने योग्य जो बातें होती हैं वह होता है स्वराघात अर्थात ध्वनि का चढ़ाव उतार, बलाघात मात्रा और लय का ध्यान, विराम तथा यति या विश्राम और अस्पष्ट अभिव्यक्ति। तो प्रश्न नंबर 143 में जो अच्छी दिखाई देती है, कह रहा है ना कि बलाघात इति कदा प्रयुक्त दृश्यते, तो मौखिक अभिव्यक्तियां। प्रश्न नंबर 143 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 144। तो प्रश्न नंबर 144 में कह रहा है उत्पादन कौशलम अस्ति। उत्पादन कौशलम अर्थात उत्पादन कौशल का क्या होता है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कर रहा है संभाषणम लेखन च, और बी कर रहा है श्रवण संभाषणम च, सी कर रहा है श्रवण पठनम च और डी कर रहा है पठनम लेखनम च। तो प्रश्न नंबर 144 में विकल्प हमारा ए सही होगा, संभाषणम लेखनम च। अर्थात उत्पादन कौशल क्या होता है? तो संभाषण, जैसे भाषा के माध्यम से आप एक दूसरे से बोल बतिया करके अपना जो अभिव्यक्ति करना है वह एक दूसरे को अभिव्यक्त कर सकते हैं। संभाषण और लेखन उत्पादन कौशल के आधार के स्तंभ होते हैं और दोनों ही शब्दोत्पाद एवं शब्द लेखनाज्ञ का उत्पादन करके छात्र कौशल विकास को उत्सर्जित पुष्टि करते हैं। तो प्रश्न नंबर 144 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 145 और 145 कह रहा है कि संयोजक शब्दानम अधिक प्रयोगो भवति। ऑप्शन ए प्रश्न कौशले, बी श्यामपट कौशले, सी प्रस्तावना कौशले और डी व्याख्या कौशले। संयोजक शब्द जो होते हैं अधिक प्रयोग होते हैं, कहाँ होते हैं? तो प्रश्न नंबर 145 में हम देखें तो इसमें बताया गया है कि व्याख्या कौशल का उद्देश्य नवीन ज्ञान का संपादन करना है और इस कौशल में संयोजक शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। इस कौशल में मौखिक अभिव्यक्ति का कार्य सर्वाधिक होता है। और प्रश्न नंबर जो 145 है उसमें विकल्प हमारा किसमें यह सब होता है? तो व्याख्या कौशले। प्रश्न नंबर 145 विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 146। तो कह रहा है कि नवीन शिक्षण पद्धत्याम व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिक रुचिकरो विधि मन्यते। ऑप्शन ए प्रायणम, बी सूत्रकंठस्थीकरणम, सी आगमन निगमम और डी कर रहा है अर्थावबोधनम। तो प्रश्न नंबर 136 और 136 में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा, आगमन निगमन। आगमन निगमन विधि जो होती है यह होती क्या है? तो व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक रुचिकर और सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। यह उक्त दोनों विधियां आगमन निगमन का मिश्रण होता है और ज्ञान अस्थायी व रोचक होगा। तो प्रश्न नंबर 46 और आगमन निगमन, जैसे हम किसी बालक से, कोई बालक है आप अपना ज्ञान देता है उससे कुछ लेता है तो यह बहुत रोचक विधि होती है। प्रश्न नंबर 146 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 147। तो प्रश्न नंबर 147 में कह रहा है कि लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति। लेखन भाषण भिन्नम अस्ति, जो लेखन भाषण है उससे भिन्न कौन सा है वो इसमें पूछ रहा है कि लेखन भाषण से भिन्न क्या होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लेखन है गतिविधि आधारित प्रवाह अधिकम भवति, बी कह रहा है लेखने व्याकरणात्मक संरचनाया अधिक संबंध न भवति,
सी कह रहा है लेखनम प्रायः मुक्तम भवति और डी कह रहा है लेखने पुनरावृत्ति अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति। तो प्रश्न नंबर 147 में देखें तो विकल्प हमारा डी सही होता है कि लेखने पुनः वृत्ति अथवा संक्षेपीकरण से न्यूनतम भवति। ऑप्शन डी हमारा प्रश्न नंबर 147 का विकल्प हमारा डी सही होता है। और काहे होता है, काहे कि लेखन की शैली और भाषण की शैली में पर्याप्त अंतर दृष्टिगोचर होता है। प्रश्न नंबर 147 विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 148 और 148 कह रहा है मुख्यतः भाषा शिक्षणस्य संबंध केन सह अस्ति। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक प्रेक्षण, बी अनुभवात्मक प्रेक्षण, सी मनोक्रियात्मक परीक्षण और कह रहा है डी संसाधनेन। तो प्रश्न नंबर 148 में कहा है कि भाषा शिक्षण का संबंध मुख्यतः ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। किससे होता है? ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। तो प्रश्न नंबर 148 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 149 को देखें तो 149 कह रहा है हर वटः पंचपदी कुत्र पूज्यते। ऑप्शन ए पाठ योजनाम, बी संभाषणे है, सी लेखने, डी पठने। तो प्रश्न नंबर 49 में देखें तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक हर्वर्ट के सिद्धांतों के आधार पर उसके शिष्यों ने इस पद्धति को विकसित किया। अन्य विषयों की भांति संस्कृत शिक्षण करते समय भी इसका उपयोग किया जाने लगा। इसमें 5 पदों द्वारा पाठ योजना के शिक्षण का विधान किया गया है। पहला है प्रस्तावना, दूसरा विषयोपस्थापत्र, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है प्रयोग। तो इसमें कितने प्रयोग हुए हैं? तो 5 गो हुए हैं। और कह रहे हैं कि ऑप्शन प्रश्न नंबर 149 में हर्वर्ट पंचपदी कुत्र पूज्यते, तो पाठ्य योजनायाम पूज्यते हैं, पाठ्य योजना। प्रश्न नंबर 149 का विकल्प हमारा ए सही होता है। मित्रों, इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है, चूँकि यह कुल 50 प्रश्नों की श्रृंखला है और आप लोगों के तहत इसलिए भेज रहे हैं कि आप हमको इसमें रिप्लाई दीजिएगा। अगर अच्छा लगे शिक्षण विधि के साथ संस्कृत और शिक्षण विधि, तो हम आपका जब तक पेपर है तब तक हम आपको प्रतिदिन ऐसे ही भेजते रहेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो वॉच कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आप जब कमेंट करते हैं तब उस हिसाब से, आपके हिसाब से हम काम करते हैं। आप हमारा सहयोग करते हैं तो हम आपका करते हैं। तो मिल मिलाकर ही यह सीखने सिखाने का काम चलता है। तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 150 में कह रहा है कि दंडान्वय विधो दंड कस्य सूचक अस्ति। ऑप्शन ए अर्थस्य, शब्दस्य, लंगुस्य और वाक्यस्य। प्रश्न नंबर 150 में कह रहा है कि दंडान्वय विधि जो होती है, यहाँ दंड से तात्पर्य ग्रंथि युक्त दंड है, अर्थात दंड वाक्य का प्रतीक है। इस विधि में व्याकरणात्मक प्रश्नों के माध्यम से श्लोक का अन्वय करने का प्रयास किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 150 में देखा जाए तो अन्वय हम कहाँ करते हैं? वाक्यस्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम यहाँ पे लेते हैं विराम और आपसे पुनः एक बार अनुग्रह करते हैं कि वीडियो वॉच कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। लगातार आपको एमपी वर्ग 2, यूपी टीजीटी, पीजीटी जितने भी पेपर हैं हम आपको भेजते रहेंगे। और एमपी वर्ग 2 वालों के लिए विशेष हम वीडियो बना कर भेजेंगे। कमेंट आप कीजिएगा कि हाँ सही है, कैसी वीडियो लग रही है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।